इस सत्र का समापन करने के लिए हम लोग आमंत्रित करना चाहते हैं माननीय वामन बेशराम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा। साथियों, अधिवेशन का 5वां दिन चल रहा है और 5वें दिन का 11 बजे से 2 बजे तक का जो सत्र है, उस सत्र के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के अंत में मैं उसका समापन करने जा रहा हूं। सब्जेक्ट है दलित शब्द को मान्यता देना, 4 वर्ण की व्यवस्था के बजाय 5 वर्ण की व्यवस्था को मान्यता देने के बराबर है। एक मंथन अथवा 2021 में राजनीतिक आरक्षण का एक्सटेंशन SC ST की सहमति के बगैर करना संभव नहीं है। ये दूसरा विषय है। उसके अलावा और एक अथवा SC ST के सहमति के बगैर राजनीतिक आरक्षण का एक्सटेंशन करना पुनः पैक्ट की शर्तों का उल्लंघन है। एक बहस। ऐसे 3 महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं। तो एक एक करके हम इसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। पहला विषय है दलित शब्द को मान्यता देना। आप में से बहुत सारे लोगों को ये जानकारी हो गई होगी ये न्यायपालिका के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया गया है कि दलित शब्द का उपयोग और प्रयोग असंवैधानिक है। लगभग 2 राज्यों के हाई कोर्टों ने इस तरह की व्यवस्था दी है। आप लोगों को ये भी याद होगा, हाई कोर्ट का ये फैसला बाद का है। हम लोग पिछले 10, 20, 25 साल से इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, ये जो संविधान के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली शब्दावली है, उस शब्दावली का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक शब्द है। इसमें खास तौर पर जो शेड्यूल कास्ट का शब्द प्रयोग किया गया है, इसमें एक बात ये भी जानना जरूरी है
कि जो ब्राह्मणों की व्यवस्था के अनुसार अछूत लोग हैं, उनको अंग्रेजी में अनटचेबल कहा गया था, और जो आदिवासी है उन लोगों को संवैधानिक भाषा में संविधान के ड्राफ्ट में जो लीगल ड्राफ्ट है उसके लिए लीगल लैंग्वेज की जरूरत होती है, और इसलिए आदिवासियों के लिए शेड्यूल ट्राइब ये शब्द बनाया गया। तो जो शेड्यूल कास्ट है तो इसमें 1700 जातियां शेड्यूल कास्ट की शामिल है। 1700 जातियां शेड्यूल कास्ट की जो अछूत जातियां है वो शामिल है, और जो अंग्रेजी का शेड्यूल शब्द है वो शेड्यूल शब्द जो है वो अनुसूची से संबंधित है। अनु और सूची, अनु का मतलब है क्रमबद्ध और सूची का मतलब है लिस्ट, यादी। उसी तरह से जो आदिवासी शब्द है उसके लिए संविधान में शेड्यूल ट्राइब शब्द का प्रयोग किया गया है, और उसमें भी शेड्यूल शब्द आया है। और ये जो शेड्यूल है दोबारा इसका शब्द अनुसूची है, और जब शेड्यूल्ड ईडी लगता है प्रत्यय तो ये अनुसूचित हो जाता है। अनुसूचित का अर्थ होता है इंक्लूडेड। क्या इंक्लूडेड? जो लगभग 900 आदिवासी, अलग अलग प्रकार के आदिवासी हैं, आदिवासी कोई एक प्रकार का नहीं है, 900 प्रकार के आदिवासी है, और इनके लिए जो अंग्रेजी का शब्द है वो ट्राइब है। ट्राइब शब्द का हिंदी में क्या अर्थ होता है? ट्राइब शब्द का अर्थ होता है गण। ट्राइब जो है उस शब्द का अर्थ होता है गण। तो ये हमारे देश में जो एंशिएंट परंपराएं थी उसके अनुसार ये नाम पड़ा हुआ है। तो 900 के लगभग है। तो 900 ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब कहा गया। ये ट्राइब जो है 900 है, एक नहीं 900 है, 900 ट्राइब है, और उनको एक लिस्ट में शामिल किया गया, इसलिए शेड्यूल शब्द आया हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है, आदिवासी लोगों को भी मालूम नहीं है कि ये संविधान लिखने के लिए ये शब्द प्रयोग बनाया गया, तैयार किया गया, ताकि उसको संवैधानिक लैंग्वेज में इंक्लूड किया जा सके। और ओबीसी के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में वो है SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट या क्लास, यानी जातियों का समूह। 3700 जाति, 3743 जातियों का समूह। तो इस तरह से ये सारे संवैधानिक नाम है। तो इसमें जो
संवैधानिक शब्द संविधान में आया है, तो ये संविधान लिखने वाले लोगों ने ड्राफ्ट लिखने के क्रम में ये लिखा है। जैसी तत्कालीन परिस्थिति है वैसे उसको लिखा गया है। अगर भविष्य में अगर इस समाज की, इन लोगों की परिस्थिति अगर बदल गई तो ये शब्द भी बदल जाएगा। अरे ये शेड्यूल कास्ट का जो शब्द है ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तनीय है। और चूंकि हम सब लोग परिवर्तन के आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, परिवर्तन के समर्थक हैं, हम अपने लोगों में भी परिवर्तन चाहते हैं और हजारों सालों तक हम 1700 जातियों में विभाजित रहे, 1700 टुकड़ों में विभाजित रहे, इनको 1700 टुकड़ों में बांट कर रखा गया, इनके 1700 नाम हैं, इनकी 1700 पहचान है, पहचान की वजह से इनके टुकड़े हैं। 1700 नाम, 1700 पहचान 1935 सेकेंड इंडिया एक्ट में बाबा साहब आम्बेडकर ने बदल दिया। 1700 नाम खत्म कर दिया और 1700 नाम खत्म करके एक नाम दिया शेड्यूल कास्ट। नहीं तो जब भी इसके पहले लोगों को पूछा जाता था कौन है, वो अपनी जाति बताता था। अभी किसी पढ़े लिखे आदमी को पूछो शेड्यूल कास्ट के कौन है, तो कहा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट बताता, वो अपनी जाति नहीं बताता। तो ये एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति निर्माण की, यानी परिवर्तन हो गया। 1700 जातियों के नाम, 1700 जातियों की पहचान, 1700 आइडेंटिटी, 1700 आइडेंटिटी की वजह से 1700 टुकड़े, 1700 टुकड़ों की वजह से 1700 संगठन बदल गए, शेड्यूल कास्ट। तो ये जो शेड्यूल कास्ट शब्द है ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तनीय है। दूसरी तरफ जो लोग दलित शब्द का उपयोग और प्रयोग कर रहे हैं वो उस शब्द का प्रयोग और उपयोग प्राइड के रूप में कर रहे हैं, गौरव और गर्व के रूप में कर रहे हैं। क्या है इसमें गर्व करने लायक? दबाए हुए लोग, सताए हुए लोग, अन्याय से अत्याचारित लोग, ये ध्वनि निकलती है इस शब्द से। इसमें गौरव करने वाली क्या बात है? इसमें गौरव करने वाली कोई बात नहीं। मगर बहुत सारे लोग जो है दलित शब्द को आजकल गौरव की तरह यूज करते हैं। जब किसी शब्द को गौरव की तरह यूज किया जाएगा तो इसमें बहुत बड़ा खतरा है। क्या खतरा है? उसके परमानेंट होने का खतरा है। दलित शब्द के परमानेंट होने का खतरा है। अगर दलित शब्द परमानेंट हो गया, क्योंकि गौरव करते हैं उस बात का जो लोग यूज करते हैं। रामदास आठवले ने जब ये निर्णय आया, भारत सरकार ने इसके बारे में गाइडलाइंस निकाली, पेपर वालों को भी कहा ये शब्द प्रयोग करना गलत होगा, तो रामदास आठवले ने इसके विरोध में नोंद किया कि ये बात ये सही नहीं है। रामविलास पासवान ने भी किया, सही नहीं है। वो मैं नहीं मानता कि रामदास आठवले ने कोई इसका कोई अभ्यास वगैरह किया है। उसको अभ्यास करने की जरूरत भी नहीं है।
रामदास आठवले ने कोई अभ्यास किया है, अभ्यास करके कोई ओपिनियन बनाया, उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों साइड का अध्ययन किया और दोनों साइड का अध्ययन करके उसने अपनी कोई राय बनाया। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। नासिक में रामदास आठवले ने राम को अपना पुरखा कहा, तो रामदास आठवले को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। राम किसी भी मापदंड में हम लोगों का पुरखा नहीं है। राम का आज तक किसी प्रकार का कोई भौतिक एविडेंस नहीं है। इवन राम को मानने वाले, राम मंदिर का प्रचार करने वाले, राम जन्मभूमि के नाम पर प्रचार करने वाले जो ब्राह्मण लोग हैं, वो भी नहीं कहते कि राम का कोई भौतिक एविडेंस है। वो भी नहीं कहते। वो क्या कहते? नहीं नहीं, हमारा आस्था है और आस्था के कोई सबूत नहीं होते हैं। वो खुद ही कहते। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा, क्या कहा? राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही राम है। राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही राम है। और पुष्यमित्र शुंग कौन है? तो बृहदत्त की हत्या करने वाला व्यक्ति का नाम है पुष्यमित्र शुंग। बृहदत्त कौन है? तो बृहदत्त सम्राट बृहदत्त मौर्य है। वो चंद्रगुप्त का, अशोका का उत्तराधिकारी है, मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी है और बुद्धिस्ट है। और उसको पुष्यमित्र शुंग ने मारा, उसकी हत्या की और हत्या करके उसके राज्य पर काबिज हो गया। तो ये जो पुष्यमित्र शुंग है, ये बौद्ध सम्राट, उसकी हत्या करने वाला है। और रामदास आठवले विश्व बौद्ध परिषद का वाइस प्रेसिडेंट है। कुछ समझ में आ रहा? तो ऐसे गधे लोग हैं हमारे। मैं तो ये कहता हूं, गधा होना गलत नहीं है, मगर गधेपन की कोई मर्यादा जरूर निश्चित करनी चाहिए कि मैं इतना इतना गधा रहूंगा, इससे ज्यादा नहीं रहूंगा। तो पुष्यमित्र शुंग ही राम है, बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वहां से, बाबा साहब आंबेडकर के वहां से ये युगांतकारी घटना है, युगों युगों तक प्रभाव करने वाली घटना है। आज हम लोग जिस जीवन को जी रहे हैं, वो युगांतकारी घटना का परिणाम और प्रभाव है, जिस जीवन को हम जी रहे हैं। तो बाबा साहब आंबेडकर का कहना ये युगांतकारी घटना है। 2-2.5 हजार साल से हम उस जीवन को जी रहे हैं, युगांतकारी घटना है। तो जिन लोगों को कुछ पता है नहीं, वो उनका समर्थन कर रहे हैं, और समर्थन करने की एक वजह यह है कि वो दलित शब्द को प्राइड के रूप में लेते हैं, गर्व और गौरव के रूप में लेते हैं। गर्व और गौरव के रूप में ग्रहण करते हैं। ये निश्चित रूप से गर्व और गौरव करने वाली बात नहीं है। दलित शब्द में
कुछ भी गर्व और गौरव करने वाली बात नहीं है। और जब इसका गर्व किया जाता है, गौरव किया जाता है, तो वो शब्द परमानेंट रूप से हमारे से जुड़ने का खतरा है। जब उसको गौरव हो जाएगा तो लोग उसके साथ चिपक जाएंगे, लोगों के साथ वो शब्द चिपक जाएगा, और लोग जो है गौरव से अपना नाम दलित वो कहते रहेंगे। जब उसका गौरवीकरण हो जाएगा तो फिर उसमें परिवर्तन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसमें बदलाव करना मुश्किल हो जाएगा, परिवर्तन करना मुश्किल हो जाएगा। जब परिवर्तन करना मुश्किल हो जाएगा, हमारा तो आंदोलन परिवर्तनकारी है, हम तो परिवर्तनवादी लोग हैं, हम तो परिवर्तन करना चाहते हैं, हम परमानेंट रूप से दलित नहीं रहना चाहते हैं, दलित की स्थिति में हम परिवर्तन करना चाहते हैं और इस स्थिति को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। मगर जब गौरवांकित हो जाएगा ये शब्द, फिर उसके लिए बदलना मुश्किल हो जाएगा। इससे दूसरा बड़ा खतरा क्या है? इससे दूसरा और एक बड़ा खतरा है। वो खतरा क्या है? फिर 1700 जातियों का एक और वर्ण तैयार हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट की 1700 जातियां हैं, 1700 जातियों के लोगों के लिए शब्द बन जाएगा दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और उसके बाद 1700 जातियों का दलित अगर हम गौरव करते हैं, गर्व करते हैं, तो 5वां वर्ण बन जाएगा। तो ब्राह्मणों के लिए तो ये अहितकारी नहीं है, तो फायदे की बात है। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि जब ब्राह्मणों के फायदे की बात है तो बीजेपी सरकार ने ऐसा गाइडलाइंस क्यों इश्यू किया? वो तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए करना पड़ा। अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता तो कोई सरकार अपने से क्यों करती? अपने से तो किया नहीं। बाबा साहब आंबेडकर के लिटरेचर में कहीं पर भी दलित शब्द नहीं है। उन्होंने अंग्रेजी में डिप्रेस्ड शब्द का यूज किया, अंग्रेजी में अनटचेबल शब्द का यूज किया, मराठी में अस्पृश्य शब्द का इस्तेमाल किया, मराठी में बहिष्कृत शब्द का इस्तेमाल किया। उनके हस्ताक्षर से उन्होंने जो भी मराठी में लिखा उसमें कहीं पर भी दलित शब्द नहीं है उनके हस्ताक्षर में। जब डिप्रेस शब्द का ट्रांसलेशन हमारे लोगों ने किया तो उन्होंने दलित किया। ये फर्क को हम लोगों को समझना होगा। जब उन्होंने खुद मराठी भाषा में शब्द लिखा तो अछूत शब्द है, अस्पृश्य शब्द है, बहिष्कृत शब्द है, अंग्रेजी में डिप्रेस शब्द लिखा, अनटचेबल लिखा। उनके लिखने में कहीं पर भी दलित शब्द नहीं है। तो इस तरह से मैं ऐसा मानता हूं कि हम ऐसा मानते हैं कि ये दलित शब्द परमानेंट होने का खतरा है और फिर इसको बदल करना, क्योंकि हम तो इसमें बदलाव चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं। ये दलितत्व खत्म होगा तो दलित की स्थिति में मौलिक अंतर आ जाएगा। जब मौलिक अंतर आ जाएगा तो ये सारा शब्द भी हम लोगों को पूरी तरह से खत्म करना होगा, अपने साथ इसको जोड़ना भी खत्म करना होगा। हमको अपनी आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैं ऐसा मानता हूं कि ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि इसके बहुत सारे खतरे हैं और इन खतरों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया
और सरकार ने जो गाइडलाइंस निकाला, हमको अपने लिटरेचर में भी इसका प्रचार करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो परिवर्तन का आंदोलन है उसके लिए यह अनुकूल बात है, हमारे फायदे की बात है, हमारे हित की बात है। हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। आखिरी बात, जो लोग दलित को असंवैधानिक घोषित करने के लिए हाईकोर्ट में गए होंगे, मैं दावे के साथ ये कहता हूं कि हमने जो भारत में प्रचार प्रसार किया उसके प्रभाव में आने वाले लोग ही कोर्ट में गए होंगे, अन्यथा उनके दिमाग में ये बात, क्योंकि इसकी शुरुआत ही हमने की, हमारे अलावा किसी ने नहीं की। जो लोग भी हाई कोर्ट में गए वो हमारे प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले ही लोग होंगे जो कोर्ट में गए और उन्होंने इसको असंवैधानिक घोषित करने के लिए केस दायर किया, और कोर्ट ने और एकदम सही फैसला दिया, क्योंकि संविधान में शेड्यूल कास्ट लिखा हुआ है। उसका केवल इतना आग्रह था पार्टी का कि इनको शेड्यूल कास्ट कहा जाए। तो संविधान में शेड्यूल कास्ट लिखा हुआ है तो कोर्ट तो संविधान की ही भाषा स्वीकार करेगा। तो ये बात, इस पर्सपेक्टिव में हम लोगों को समझना होगा, जानना होगा। अब जो लोग इस शब्द के विरोध में, मंत्री लोग इस शब्दों के विरोध में काम कर रहे हैं, उनको किसी परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है, किसी परिवर्तन के आंदोलन के लिए उसको कोई लेना देना नहीं है, किसी विचारधारा के साथ उसको कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनका कोई निहित स्वार्थ है। उनके लिए उनका जो तर्क है कि ये बहुत सालों से उपयोग में आया जा रहा है, तो 2000 साल से अस्पृश्य शब्द इस्तेमाल किया गया, अछूत शब्द इस्तेमाल किया गया, वो क्यों बदला? फिर कोई चीज हजारों सालों से चली आ रही, इसलिए थोड़ी उसको सहा कहा जा सकता। बड़े आदमी ने कहा इसलिए थोड़ी कहा जा सकता है, आचार्य ने कहा इसलिए थोड़ी कहा जा सकता, प्राचार्य ने कहा, शंकराचार्य ने कहा, बड़े आदमी ने कहा, और कई सालों से चलते हुए आ रहे, इसलिए थोड़ी उसको सही कहा जा सकता है। आपके कान को सुनने को अच्छा लगता इसलिए थोड़ी सही कहा जा सकता है। नहीं, हमने अपने साहित्य का नाम दलित साहित्य रखा इसलिए इसको बदला नहीं जाना चाहिए, ये मानने वाली बातें नहीं, इसमें कोई खास दम नहीं। बदलने के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए, परिवर्तन करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और हमने ये संगठन इसलिए नहीं बनाया कि हजारों सालों से जो चल रहा है उसको वैसे ही रखा जाए। हम तो बदलने के लिए, हर प्रकार की स्थिति को बदलने के लिए, जो भी हमारे देश समाज के लिए अनुकूल नहीं है उस स्थिति को बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कौन सी स्थिति बदलना जरूरी है, कौन सी स्थिति बदलना जरूरी नहीं है। तो ये विषय को मैं यहीं पर यहां तक समाप्त करता हूं कि हम परिवर्तन के चाहने वाले लोग हैं और परिवर्तन के लिए ये काम हम कर रहे हैं। परिवर्तन करने के लिए हमारे लिए शब्द अनुकूल है और भविष्य में शेड्यूल कास्ट जो संविधान में शब्द है इसको हटाया जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है। जैसे हमारी स्थिति बदल जाएगी, अगर हम लोग इस देश को चलाने वाले, बनाने वाले, संचालन करने वाले जब हो जाएंगे तो इसको तो रखना ही खतरनाक हो जाएगा। इसको रखना हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा, इसको खत्म करना होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब दूसरी बात ये है, दूसरा विषय, वो दूसरा विषय ये है कि 2021 में राजनीतिक आरक्षण का एक्सटेंशन SC/ST की सहमति के बगैर करना संभव नहीं है। अब 19 आ रहा है 2-4 दिन में,
19 में चुनाव होगा और जनवरी महीना जैसे आएगा पॉलिटिकल रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में आएगा। पॉलिटिकल रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में आएगा। तो इसके पहले बाबा साहब अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लिखा, संविधान अमल शुरू हुआ तो 26 जनवरी के पहले पहले ये रेजोल्यूशन पास करना होगा, क्योंकि 10 साल का पीरियड है। बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, आर्टिकल 330 पढ़ लो, इधर संविधान की कॉपी आई होगी। आर्टिकल 332 पढ़ लो, विधानसभा के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन, लोकसभा के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन, और आर्टिकल 334 पढ़ लो। उस 334 में लिखा है कितने साल तक, जो मैं बता रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन लेके पढ़ लेना, कितने साल तक रहेगा। 60 तक रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा 60 तक रहेगा। साठ तक रहेगा लिखा, तो फिर 2020 तक कैसे हो गया? 60 तक तो बाबा साहब ने लिखा। तो ये जो 10 साल का मर्यादा है, ये केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए है। ये सर्विसेज का रिजर्वेशन है, एक एजुकेशन का, प्रोफेशनल एजुकेशन का रिजर्वेशन है, एक रिजर्वेशन इन प्रमोशन है। इसके लिए 15(4), 16(4), आर्टिकल 335, ये जो आर्टिकल्स है ये रिजर्वेशन से संबंधित है। और यहां पर कहीं पर भी सर्विसेज का जो रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन में कहीं पर भी 10 साल के लिमिटेशन की मर्यादा नहीं है। जो 10 साल के लिमिटेशन की मर्यादा है वो 330 और 332 के लिए है, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, लोकसभा और विधानसभा। फिर ये अगले 10 साल के लिए कैसे एक्सटेंशन हुआ? पूना पैक्ट में लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट का पॉलिटिकल रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट के सहमति के बगैर नहीं हो सकता, यूनिलेटरल नहीं हो सकता। आप कांशीराम जी ने लिखा हुआ चमचा एज किताब पढ़ लो। चमचा एज में पूना पैक्ट का ओरिजिनल ड्राफ्ट लिखा हुआ है। उस ओरिजिनल ड्राफ्ट को पढ़ लो, क्योंकि हमारे लोगों को रेफरेंस के साथ पढ़ने का जो एजुकेशन का या किसी भी रिसर्च का जो मेथड है, मेथोलॉजी है, किसी भी चीज को जानने का ओरिजिनल सोर्सेस को देखने की बात है, अभ्यास करने का तरीका है। तो पूना पैक्ट का जो ड्राफ्ट है, जिस पर बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा साइन किया गया है, उसके बाद वो पूना पैक्ट को मान्यता मिली। और जो ड्राफ्ट लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है, शर्त है कि इसको और अगले 10 साल तक एक्सटेंशन किया जा सकता है। मगर एक्सटेंशन करने के लिए या खत्म करने के लिए दो है, इसको बढ़ाना है और 10 साल बढ़ा सकते हैं, इसको खत्म करना है, खत्म कर सकते हैं। तो बढ़ा भी सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, मगर शर्त है अनुसूचित जातियों के सहमति के बगैर न इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, न इसे खत्म कर सकते हैं। ओरिजिनल पढ़ लेना।
पूना पैक्ट के मेरे बहुत लंबे लंबे भाषण हैं, 2-2, 3-3 घंटे के भाषण हैं। इस मुद्दे को मैंने भी उसमें कवर नहीं किया हुआ है इस रेफरेंस में कि अब 19 का चुनाव होने के बाद यहां ये जो 21 का आंकड़ा लिखा हुआ है वो एक्चुअली ये 20 का होना चाहिए। ये थोड़ा गलती से 21 आ गया है, 20 होना चाहिए। ये 20 में 10 साल खत्म होंगे, तो 20 में यानी बस अभी 19 का चुनाव होने के बाद में जनवरी में आ जाएगा। इस वजह से ये चर्चा का विषय बनाया कि अब की बार जितनी बार भी इसको एक्सटेंशन किया गया, 60 के समय तक तो बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा, यानी बाबा साहब आंबेडकर की सहमति थी संविधान के कॉपी पर। 60 के बाद जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन से चुनकर आने वाले शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के थे है, जो बीजेपी के थे है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे है, यानी ब्राह्मणों के पार्टी से चुनकर आए, जो जॉइंट इलेक्टेड से चुनकर आए, उन लोगों की सहमति ली गई जो शेड्यूल कास्ट के एमएलए एमपी जो है जो चुनकर आए वो जॉइंट इलेक्टोरेट से चुनकर आए, इसलिए वो प्योरली शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो प्योरली शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि वो जॉइंट इलेक्टोरेट से यानी सवर्ण हिंदू और शेड्यूल कास्ट जॉइंट, प्योरली शेड्यूल कास्ट नहीं है। पूना पैक्ट को शेड्यूल कास्ट के तौर पर बाबा साहब आंबेडकर ने साइन किया। और एक्सटेंशन जिन लोगों ने किया वो जॉइंट इलेक्टेड से चुनकर आने वाले लोग हैं, वो प्योरली शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं है या प्योरली शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मेरा फंडामेंटल मुद्दा आपको समझाने का ये है, शेड्यूल कास्ट की सहमति का मतलब यह है शेड्यूल कास्ट का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का संगठन होना चाहिए और उसकी सहमति होनी चाहिए। ये पूना पैक्ट का जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट का ये आता है। साठ के बाद जब 70 आया तो 70 को किसी शेड्यूल कास्ट संगठन से, शेड्यूल ट्राइब संगठन से सहमति नहीं ली गई। किसी को पता है इसके बारे में? कोई बता सकता है कि किसी शेड्यूल कास्ट के संगठन की इसके लिए सहमति ली गई 10 साल और बढ़ाने के लिए? किसी शेड्यूल ट्राइब के संगठन की? यहां आदिवासी के लोग भी है, आदिवासियों का राष्ट्रीय संगठन चलाने वाले लोग भी है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। पहले तो आदिवासियों का कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं था, मगर किसी आदिवासी का जो संगठन चलाने वाले लोग हैं उनकी उन्होंने संसद के बाहर बिल पेश करने के पहले सहमति ली। ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। एक संवैधानिक मुद्दा, मैं एक कानूनी मुद्दा उपस्थित कर रहा हूं क्योंकि ये कानूनी ड्राफ्ट का मामला है, ये लीगल ड्राफ्ट का मामला है। और जब बाबा साहब आंबेडकर ने पूना पैक्ट पर साइन किया था, साइन करने के बाद सेकंड इंडिया एक्ट का इस ड्राफ्ट को पार्ट एंड पार्सल बनाया गया। सेकंड इंडिया एक्ट में पूना पैक्ट तब शामिल किया गया जब बाबा साहब आंबेडकर ने साइन किया। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन तब लागू हुआ जब बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान पर साइन किया, तब पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू हुआ। 60 से 70 का जो पीरियड है, इस पीरियड में किस शेड्यूल कास्ट के संगठन ने
किस शेड्यूल ट्राइब के संगठन ने या कांग्रेस की सरकार ने या कांग्रेस ने कौन से शेड्यूल कास्ट के संगठन से सहमति ली और वो ड्राफ्ट कहां है जिस पर शेड्यूल कास्ट के किसी संगठन ने साइन की? ऐसा कोई ड्राफ्ट है? लीगल पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट, सामान्य मुद्दा नहीं उठा रहा हूं। मेरे जानकारी में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बात यह है कि इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों ने सर्विसेज के रिजर्वेशन के लिए, एजुकेशन के रिजर्वेशन के लिए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए हजारों लाखों आंदोलन किए आजाद भारत में, हजारों लाखों आंदोलन, और आज भी चालू है। कोई एक आंदोलन का नाम बता सकते हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन और 10 साल बढ़ना चाहिए? बता सकता कोई आदमी शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का? एक भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के संगठन ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए और बढ़ना चाहिए, इसके लिए आजाद भारत में एक भी आंदोलन नहीं चलाया। और आंदोलन चलाकर उन्होंने कोई मांग की, डिमांड की, ऐसा एक भी आंदोलन आजाद भारत में किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने नहीं किया। जब हमारे लोग सर्विसेज के रिजर्वेशन के लिए लाखों आंदोलन कर रहे हैं, एजुकेशन के रिजर्वेशन के लिए लाखों आंदोलन कर रहे हैं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं, ये सब करने के बाद भी वो हमको दे नहीं रहे। इतने सारे आंदोलन करने के बाद भी दे नहीं रहे, बल्कि प्राइवेटाइजेशन करके खत्म कर दिया। बल्कि प्राइवेटाइजेशन के नाम पर खत्म कर दिया। यानी जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं वो अधिकार, वो बातें वो हमें दे नहीं रहे, बल्कि उसको खत्म कर रहे हैं, खत्म कर दिया। और जिस पॉलिटिकल रिजर्वेशन की हमारे लोगों ने कभी कोई डिमांड नहीं की, कभी कोई आंदोलन नहीं किया, उस रिजर्वेशन को वो लगातार हर 10 साल बाद 60 से 70 तक हमारे लोगों ने डिमांड नहीं किया, 70 से 80 में डिमांड नहीं किया, 80 से 90 में कोई डिमांड नहीं किया, 90 से 2000 कोई डिमांड नहीं किया, 2000 से 2010 में कोई डिमांड नहीं किया। कोई डिमांड नहीं किया, मगर हर बार 10 साल के लिए वो एक्सटेंशन कर रहे हैं। इतने दयालु तो लोग नहीं है, महंगाई हमारे लोग कर नहीं रहे हैं और फिर भी दे रहे हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है? अगर आप बहुत विस्तार से जानना चाहते हैं तो काशीराम जी का चमचा एज नाम का किताब पढ़ लो, नहीं तो पूना पैक्ट पर मैंने जो भाषण दिए हैं 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है या हमारे सीडीज अवेलेबल है, वो आप पढ़ लो। और अगर आपको पढ़ने का समय नहीं है तो मैं आधे मिनट में बताता हूं कि बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि पूना पैक्ट से
एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदू, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का दलाल पैदा हो गए, बड़ुए पैदा हो गए, मध्यस्थ पैदा हो गए, स्टूज ऑफ द कास्ट हिंदू यानी पिट्ठू पैदा हो गए, पिछलग्गू पैदा हो गए, चमचे पैदा हो गए। टूल ऑफ द कास्ट हिंदू यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के औजार पैदा हो गए, ऐसे औजार जो हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, हमारे हक में कभी इस्तेमाल नहीं होते, हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। ये बाबा साहब आम्बेडकर के शब्द है और ये शब्द उन्होंने गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल, दूसरा किताब है, वो है गांधी एंड कांग्रेस, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल। तीसरा किताब है स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, जो उन्होंने संविधान सभा को मेमोरेंडम लिख कर दिया और बाद में स्टेट्स एंड माइनॉरिटी के नाम पर पब्लिश किया। ये लिखित डॉक्यूमेंट है। उसमें उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो है इससे पैदा हुए, हम लोग रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे थे और हमें दलाल मिल गए, हमें बड़ुए मिल गए। हम रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे थे और हमें दलाल और बड़ुए मिल गए। तो जो दलाल और बड़ुआ है वो व्यवस्था का समर्थक है, व्यवस्था को फायदा पहुंचा रहा है। पार्लियामेंट में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी पास की गई। पास करने के दौरान 131 लोग हमारे SC ST के थे, एक भी आदमी ने इसका विरोध नहीं किया। अभी मैं इसका सारा डॉक्यूमेंट निकालने वाला हूं, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट में मिल जाता है, जो पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, वो निकालने वाला हूं। और वो डॉक्यूमेंट SC ST के विरोध में इनका इस्तेमाल किया गया, ये प्रूव करने वाला है, ये प्रूव करता है कि इनका हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। जब इनका हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो इससे प्रूव हो जाता है ये हमारे प्रतिनिधि नहीं है। ये मामला मैं सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का सोच रहा हूं। इस मामले को मैं देश भर में आंदोलन करने के लिए इश्यू बनाने वाला हूं और आवश्यकता पड़ी तो इंटरनेशनल कोर्ट में भी इसको ले जाने वाला हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी और अंग्रेज, ये तीन लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और इस वजह से ये इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने का सबसे बड़ा मामला है। हमारे बहुत सारे लोगों को ये बात साधारण किस्म की बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, यदि पुनः पैक्ट नहीं हुआ होता तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आज भारत का शासक वर्ग हो गए होते। SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग अगर पुनः पैक्ट नहीं हुआ होता तो आज भारत का शासक वर्ग हो गए होते। वो कैसे? अगर SC ST के आज के पार्लियामेंट में 131 मेंबर है तो किसी भी पार्टी की सरकार, कांग्रेस की 57 साल सरकार रही, SC ST के समर्थन के बगैर, पॉलिटिकल रिजर्वेशन के समर्थन के बगैर दिल्ली में इनकी सरकार नहीं आई। क्या आप में से कितने लोगों को पता है कि बीजेपी को 283 सीटें 2014 में मिली, उसमें 76 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। गांधी मर गया, पुनः पैक्ट उसकी वजह से हो गया
मरा हुआ गांधी आरएसएस को मजबूत कर रहा है, वो जिंदा नहीं फिर भी मजबूत कर रहा है। कैसे? उसका पूना पैक्ट है। पूना पैक्ट की वजह से एससी एसटी के 131 मेंबर चुनकर जाते हैं, 1250 से ज्यादा एमएलए चुनकर जाते हैं, और इतने सारे लोग जो चुनकर जाते हैं वो बीजेपी को मजबूत करते हैं, आरएसएस को मजबूत करते हैं, विश्व हिंदू परिषद को मजबूत करते हैं। जो बीजेपी से चुनकर जाने वाला शेड्यूल कास्ट है, जो बीजेपी से चुनकर जाने वाला शेड्यूल ट्राइब है, एमएलए है, एमपी है, उसकी औकात है वो अपने को हिंदू ना, हम हिंदू नहीं है ऐसा कहने की औकात है किसी बीजेपी के एमएलए एमपी की ये कहने की कि वो हम हिंदू नहीं है किसी कहने की हिम्मत? आदिवासी लोग जो बाहर है, एमएलए नहीं है, वो कहते हम हिंदू नहीं है। मैं कह रहा हूं जो एमएलए है आदिवासी, जो एमपी है आदिवासी, जो मिनिस्टर है आदिवासी, क्या उसके अंदर औकात है वो ये कहे कि हम हिंदू नहीं है? जबकि संविधान कहता है आदिवासी हिंदू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहता है आदिवासी हिंदू नहीं है, मगर क्या एमएलए एमपी और मिनिस्टर्स जो आदिवासी का है, क्या उसके अंदर ये इतनी औकात है कि वो कहे कि हम हिंदू नहीं है? बीजेपी के टिकट पर चुनाव में जीत कर आने के बाद किसी की औकात नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसने केवल दलाल और भड़वे ही पैदा नहीं किए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन ने हिंदू बनवाने का भी काम किया एससी एसटी के लोगों, और हिंदू बनवाने की वजह से एससी एसटी के लोग ब्राह्मणों के गुलाम बनाने का काम हुआ। और गांधी मर गया, वो अभी जीवित नहीं है, फिर भी वो अभी भी हमारे विरोध में काम करा हुआ है। वो अपने थड़गे के अंदर, जहां वो दिल्ली में है ऐसा कहते हैं, तो काशीराम जी के समय में हमारे बहुत सारे लोग गए थे और उसके ऊपर कोई पेशाब किया, कोई टट्टी किया, कोई कुछ किया। कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ को मालूम नहीं है, मगर ऐसा किया था। हमको अवसर मिलेगा, हम बुलडोजर चला देंगे, खत्म कर देंगे मामले का। जब साला लेनिन के पुतले को हटाने के लिए बुलडोजर चल सकता है, तो इसको तो घंटे भरे का काम होगा। घंटे भरे का भी नहीं, 5-10 मिनट का। आजकल जो वो एक राक्षस, क्या है उसका नाम, जेसीबी, वो राक्षस का नाम जेसीबी है। 1000 आदमी का एक ही काम करता है, तो इसलिए उसका राक्षस नाम हो गया, देसी नाम रखा राक्षस। तो इस तरह से ये साधारण बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है कि गांधी ने केवल कांग्रेस को मजबूत नहीं किया, गांधी ने आरएसएस को भी मजबूत किया, मरने के बाद मजबूत किया। 76 मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के दिल्ली में चुनकर आए हुए। अगर वो माइनस हो जाए तो सरकार भरभरा के गिर जाएगी। इनकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बन सकती, इनके सपोर्ट के बगैर कोई भी गवर्नमेंट नहीं बन सकती सेंट्रल में। और अगर ये सेपरेट इलेक्टेड में चुनकर आए होते तो भी इनके समर्थन के बगैर नहीं बनती। आपको समझ में आने के लिए समझा रहा हूं, हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। अगर ये सेपरेट इलेक्टेड होते 131, तो सेपरेट इलेक्टेड में तो बीजेपी का एक भी आदमी चुनकर नहीं आता, कांग्रेस का एक भी आदमी चुनकर नहीं आता, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को खड़े रहने का और शेड्यूल कास्ट को ही वोट देने का अधिकार होता, शेड्यूल ट्राइब को खड़े रहने का और शेड्यूल ट्राइब को ही वोट देने का अधिकार होता। और जब ऐसा होता तो उसमें जो सबसे ज्यादा लड़ाकू आदमी आदिवासी का होता, शेड्यूल कास्ट का होता, वही चुनकर आता सेपरेट इलेक्टेड में। और अगर वही चुनकर आता तो 543 में हमारे 131 होते। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने वाले को हम लोग बार्गेनिंग करते, 2.5 साल तुम्हारा प्रधानमंत्री, 2.5 साल हमारा, राजू नहीं, ठीक है, बीजेपी वाले से बात करते। काशीराम जी कहा करते थे कांग्रेस नागनाथ है, बीजेपी सापनाथ है, दोनों के पास जहर है, जो दोनों के पास जहर है, जो ज्यादा से ज्यादा जहर छोड़ेगा उसके साथ समझौता।
आशीराम जी ने ये जो नागनाथ सापनाथ जो शब्द प्रयोग किया उसके पीछे सोच विचार है कि जो ज्यादा जहर छोड़ेगा वो कम हानिकारक होगा। समझ लो क्या? जो ज्यादा जहर छोड़ेगा तो जहर अंदर कम रहेगा, बाहर छोड़ देगा तो कम हानिकारक होगा। तो इससे इसका क्या मतलब है? अब ज्यादा जहर छोड़ने के लिए 2.5 साल प्रधानमंत्री उनका, 2.5 साल हमारा, तो ज्यादा जहर छोड़ दिया, कम हानिकारक हो गया। पूरा डिटेल बताना पड़ता है भाई आप लोगों को, तब जाकर के थोड़ा बहुत समझ में आता, तो वो भी थोड़ा बहुत आता है। बगैर सोचे समझे काशीराम जी ने नागनाथ सापनाथ नहीं कहा था। ये हमारे लिए तो दोनों बराबर है, जो ज्यादा जहर छोड़ेगा उसके साथ समझौता। तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट 1950 से ही हमारा मामला शुरू हो जाता और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग कंबाइन होते, बैकवर्ड क्लासेस का मामला पार्लियामेंट में उठाते, माइनॉरिटी का मामला पार्लियामेंट में उठाते, तो बैकवर्ड क्लास के लोग इनके साथ आकर मिल जाते, माइनॉरिटी के लोग इनके साथ आकर मिल जाते, और SC ST का पॉलिटिकल रिजर्वेशन सेपरेट इलेक्टोरेट का 85% लोगों का संगठन 10-20 साल में बना देते। और 10-20 साल में अगर ये संगठन बन जाता 85% का, अभी तो हम लोग भारत के हुक्मरान हो गए होते। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे थोड़ी गए थे कि हम आजाद भारत के शासक वर्ग होंगे, ऐसे कल्पना से थोड़ी कहा था, प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे थोड़ी कहा था कि हम आजाद भारत के शासक वर्ग होंगे, कैलकुलेशन के आधार पर समझा रहा हूं। ये अर्थमेटिक है, काल्पनिक बातें नहीं है। तो आज हम लोग भारत के शासक वर्ग होते, इतना बड़ा मामला है। क्या बन गए? दलाल बन गए, बड़ोवे बन गए। शासक वर्ग होते, दलाल बन गए, और दलालों के समर्थन से 3.5% ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग हो गए। ऊना पैक्ट ने ब्राह्मणों को शासक वर्ग बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। साढ़े 22% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, 15% ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, 37.5%। इसको कांग्रेस ने आधार बनाया। आधार बनाने के बाद मुसलमान को जोड़ा, आधार बनाने के बाद बैकवर्ड क्लास के लोगों को जोड़ा और अपना राज स्थापित किया और लीडरशिप ब्राह्मण के हाथ में रखा। इस तरह से ऊना पैक्ट का उपयोग ब्राह्मणों को ब्राह्मण राज भारत में स्थापित करने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। हम लोग भारत का शासक वर्ग रहे होते, उसके बजाय हम दलाल बन गए, भड़वे बन गए और ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग बन गया। SC ST का जो जॉइंट इलेक्टोरेट है, ऊना पैक्ट है, इसने ब्राह्मण को भारत का शासक वर्ग बनाया। इसलिए हमारे लोग डिमांड नहीं करते पॉलिटिकल रिजर्वेशन और 10 साल बढ़ाओ, इसकी कोई मांग नहीं करते, फिर भी ब्राह्मण और 10 साल बाद और 10 साल बाद, अरे हम मांग नहीं कर रहे भाई, फिर भी आप दे रहे। इतने दयालु तो आप है नहीं। तो दयालु नहीं है तो क्या है वो मैंने आपको समझाया। क्यों हमारा हर 10 साल बाद एक्सटेंशन करते, वो हमारे हक में नहीं, हमारे फायदे में एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं, उनके फायदे में उन्होंने हर 10 साल बाद एक्सटेंशन किया। और एक्सटेंशन करने के बाद अखबार में खबर छपकर आई, एडिटोरियल में अखबार के संपादकीय लिखा गया कि SC ST का सर्विसेज का रिजर्वेशन और 10 साल बढ़ गया है। कितने लोगों को पता है? ऐसे बहुत सारे SC ST के जो पढ़े लिखे गधे लोग हैं, अव्वल दर्जे के गधे लोग हैं, वो अखबार रिजर्वेशन और 10 साल बढ़ गया। ये जितने एसोसिएशन चलाने वाले SC ST वेलफेयर एसोसिएशन, अव्वल दर्जे के गधे लोग, मुझे थोड़ी उनसे वोट मांगने के लिए जाना है।
वो लोग अखबार पढ़ते, एडिटोरियल पढ़ते और 10 साल रिजर्वेशन बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? साले गधे को पता है क्या बढ़ गया? 10 साल बढ़ गया पॉलिटिकल रिजर्वेशन। अखबार वाला लिख रहा है सर्विसेज का रिजर्वेशन। पार्लियामेंट में बिल पास हो गया पॉलिटिकल रिजर्वेशन का, अखबार में खबर छप कर आई सर्विसेज का रिजर्वेशन 10 साल बढ़ गया। मैं पहला आदमी हूं इसके विरोध में अभियान चलाया, और अभियान चलाने के बाद फिर अखबारों ने लिखना बंद कर दिया। उनको मालूम हो गया अरे वामन मेश्राम को हमारी बदमाशी मालूम होगी, अब लिखना खतरनाक होगा। मैं आप लोगों को भी कहता हूं 1960 के अखबार निकालो, रिकॉर्ड में अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के। अगर कोई प्रोफेसर है जर्नलिज्म में तो सारे अखबार अवेलेबल है, पुराने निकालो अखबार। उसमें एडिटोरियल में फ्रंट पेज पर क्या खबर लिखी हुई है और एडिटोरियल में क्या लिखा हुआ है देखो, जो मैं कह रहा हूं। मैं गुजरात गया, वहां मोहन भागवत ने कहा कि ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल के लिए रखा था। तो गुजरात में बीजेपी की सरकार है, तो मैंने कहा मोहन भागवत गधा है, अव्वल दर्जे का गधा है। तो गधा कैसे है वो पूरा सबूत के साथ बताया। पुलिस वाले थे बहुत सारे, मैंने कहा रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड नहीं करते हो मैं खुद ही दे देता हूं, मेरे पास हो रहा है, ले जाओ मेरे से। लोग कहते नागपुर जो है ये आरएसएस का हेडक्वार्टर है। हमारे लोगों से घिरा हुआ है पूरे चारों तरफ से, और वो लोग जानते हैं, वो जानते हैं हमसे घिरा हुआ है, हमसे कभी पंगा नहीं लेते। अब बाहर के लोगों को पता ही नहीं है। अभी हमारे कर्नाटक के स्वामी जी आए थे, उनके साथ वो एक्टर आया, एक्टर को वो लेके आए, कहा कि चलो नागपुर में। अरे नागपुर में? अरे तो खतरनाक हो जाएगा, मेरा जान का क्या होगा। स्वामी जी को कहा कि मेरी जान का क्या होगा। कहा कि यही तो लोग हैं, उनसे डरे रहते हो, चिंता मत करो, जाओ। यहां आने के बाद देखा रहे यहां तो कुछ नहीं है। भागवत को उसके स्टेट में, गुजरात में उसका मुख्यमंत्री है, उसका सरकार है, उसके पुलिस वाले लगे हुए हैं, उनके सामने का भागवत अव्वल दर्जे का गधा आदमी, सारा एविडेंस के साथ बताया, तारीख के साथ बताया, संविधान की कॉपी बुलाकर पढ़कर सुनाया, 15(4) पढ़कर सुनाया, 16(4) पढ़कर सुनाया, 330, 332, 334 पढ़कर सुनाया। अब सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर पढ़कर सुनाओ तो सालों कौन इनकार करेगा? कोई इनकार तो कर नहीं सकता, सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लोगों को लगे तो बराबर चला। तो कुछ लोग बोल रहे थे अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं, ऐसा होगा। तो सारा काम अगर तुम सोचोगे तो फिर वामन मेश्राम क्या करेगा भाई? वामन मेश्राम के लिए तो कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा ना। इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। हाउ टू गवर्न द कंट्री, हाउ टू गवर्न द कंट्री बच्चों का खेल थोड़ी है। बच्चों के स्कूल में हम पढ़ा रहे, सिखा रहे, हाउ टू गवर्न द कंट्री का मामला है, इसलिए इतना आसानी से समझ में नहीं आता। तो इस तरह से ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए है। सर्विसेज का रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इन परमिशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और आने वाले समय में 6 महीना परिवर्तन यात्रा और 6 महीना आंदोलन, आने वाले समय में आप देखते रहो इनको हम कैसा इन लोगों का बंदोबस्त करें। आप लोगों को गांव-गांव में जाना चाहिए, आप लोगों को गांव-गांव में जाकर लोगों को जागृत करना चाहिए, अपने समर्थन में खड़ा रहना चाहिए।
खड़ा करना चाहिए। आप जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी इन लोगों का बंदोबस्त कर दूंगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। दुनिया में जनशक्ति जिसके समर्थन में होती है उसी के समर्थन में व्यवस्था होती है, उसी के समर्थन में राज्य सत्ता होती है। नेपाल में राजा था, उसके राजा के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया और आंदोलन करने वाले लोगों ने कहा कि 20 तारीख को हम काठमांडू आ रहे हैं। राजा को चेतावनी दिया 20 तारीख को आ रहे, फिर देखना मत। ये फ्रांस में जो है राजा के राजवाड़ी में घुस गए थे लोग, राजा को पकड़ कर लाया सड़क पर और संगीन में उसको घुसाया और लेकर वो राजा का शव लेकर संगीन में लेकर घूम रहे थे सड़क पर। जनशक्ति जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर लोग जो है जनशक्ति है, उसके मुकाबले में कुछ है नहीं है। तो 20 तारीख को एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, 20 तारीख को आ रहे, उसने 19 तारीख को टीवी पर आया, कहा कि जनता की ताकत थी, जनता का था, जनता को दे रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, हट रहा हूं। 20 तारीख को आ रहा, 19 तारीख को खत्म कर, जनता ने दिया था, जनता को लौटा रहा। तो आप लोगों को एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं, गांव गांव में जाओ, जगाओ और लोगों को खड़ा करो, अपने समर्थन में खड़ा करो, जल्दी निपट जाएंगे ये मामला, जल्दी निपटा दिया जाएगा। जितना ज्यादा समर्थन उतना जल्दी समाधान। लोकतंत्र में यही उपाय है। तो आज तक शेड्यूल कास्ट के सहमति के बगैर पॉलिटिकल रिजर्वेशन लगातार हर 10 साल होता रहा। इस साल अब आप 19 को देख लेना, हम है अभी मेरे से ज्यादा कौन शेड्यूल कास्ट का बड़ा आदमी, जो दिखाओ तो कोई दूसरा नाम बताओ। रामराज का उदित राज हो गया, साला वो रामराज के लिए चला गया वहां। रामराज ने एक सर्वे किया, खुद ही किया, और उस खुद ही सर्वे में क्या बताया कि पहले नंबर का नेता रामराज, दूसरे नंबर का वामन में से। मैंने नहीं किया सर्वे रामराज ने किया। अब रामराज ने खुद ही सर्वे किया तो पहला तो उसका ही नंबर आएगा ना भाई, उसको मुझे दूसरा नंबर बताना था, ये सर्वे कह रहा। चलो ठीक है, उसकी बात हम मान लेते हैं। अब वो बीजेपी चला गया तो जो पहला नंबर था खत्म हो गया, तो अपने यहां सारा दूसरा नंबर वाला पहला नंबर आ गया, बगैर सर्वे का पहला नंबर आ गया। सर्वे करने की जरूरत नहीं रही। तो कहने का मतलब यह है कि अब उनको अगर एक्सटेंशन करना है तो मेरी सहमति लेनी होगी। अगर उनको और 10 साल एक्सटेंशन करना है तो मेरी सहमति लेनी होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, लीगल मैटर है, बाबा साहब की साइन थी, एज ए शेड्यूल कास्ट रिप्रेजेंटेटिव मेरी भी लेनी होगी। और फिर आप लोगों को मालूम है मैं आसानी से साइन तो करता नहीं हूं। ये लड़ाई है, और ये लड़ाई जमीन पर कम और पहले दिमाग में लड़नी पड़ती है, जीतनी पड़ती है। दिमाग में लड़नी पड़ती है और दिमाग में जीतनी पड़ती है, तब जाके आदमी सफल हो सकता है जमीन पर। तो ये बात मैं जो सामान्य देखने वाला विषय सामान्य नहीं है, ये बहुत क्रिटिकल है। तो इस तरह से, और अगर किसी शेड्यूल कास्ट ऑर्गेनाइजेशन का सहमति लिए बगैर, पुना पैक का एग्रीमेंट पढ़ लेना, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, अभी चमचा एज का किताब ले लेना, अंग्रेजी में है, हिंदी में है, मराठी में है, पढ़ लेना। उसमें पुना पैक के अंदर शर्त लिखी हुई है, रिटर्न है कि यूनिलेटरल एक्सटेंशन नहीं कर सकते, इसको रद्द भी यूनिलेटरल नहीं कर सकते, इसको रद्द भी यूनिलेटरल नहीं कर सकते, इसको एक्सटेंशन भी यूनिलेटरल नहीं कर सकते।
सहमति से ही कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर थे, कानून के ज्ञाता थे। इसमें दावपेच शामिल है, ये ड्राफ्ट नहीं, इसमें दावपेच शामिल है। दावपेच में क्या है कि हमारे किसी नेता का समर्थन लगेगा तो एक्सटेंशन होगा, तो हमारे पास पावर आएगा। हर 10 साल बाद पावर वापस 10 साल के बाद फिर हमारे पास आ जाएगा, और फिर उस पावर का उपयोग हम अपने लोगों को सिक्योर करने के लिए कर सकते हैं, हमारे लोगों के हक में, फायदे में कर सकते हैं। ये मामला है। मैं वो बहुत सारी बातें डिस्क्लोज नहीं कर सकता, प्रीमैच्योर हो जाएगा, नुकसान होगा उसको सारी बातें डिस्क्लोज करने से। मगर आपको ये बात बता रहा हूं, जब हमारी सहमति की बात आएगी, वो तो हमारी सहमति लेंगे नहीं, हम खुद ही पंगा खड़ा कर देंगे। वो अपने से थोड़ी हमारी सहमति लेंगे, हम पंगा खड़ा कर देंगे, टांग अड़ा देंगे। केवल गांधी की ही टांगे लंबी लंबी है ऐसा नहीं, हमारी भी टांगे है। लंबी नहीं हुई तो क्या हुआ, हम भी अड़ंगा लगा देंगे। तो इसलिए ये आने वाले समय में ये मामला हम खड़ा करेंगे। अब ये मामला 19 में ही खड़ा कर देंगे, 20 में आने के पहले ही खड़ा कर देंगे। इसके लिए ये चर्चा का विषय बनाया गया है, ये साधारण मामला नहीं है। इसलिए आने वाले समय में हमारे सहमति के बगैर ये करना संभव नहीं है, कानूनन नहीं, संवैधानिक नहीं। और अगर ऐसा कर लिया, गुनाह पैक के शर्तों का उल्लंघन है, और शर्तों का उल्लंघन हम करने नहीं देंगे। उसके लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड करने के लिए, मानसिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, जानकार बनाने के लिए ये विषय चर्चा का विषय बनाया गया है। आप लोगों को दिमाग की बहुत सारी खुराक इस विषय में, महत्वपूर्ण विषय में आपको दी गई है। अभी 4 मिनट के बाद पेट की खुराक खा लो, पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा साहब।